दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम फिजिक्स की अपनी 7वीं क्लास पढ़ेंगे। इस क्लास में चर्चा करेंगे प्रकाश टॉपिक पर। प्रकाश टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बदलते एग्जाम पैटर्न और एग्जाम की डिमांड को देखते हुए सभी उन पहलुओं को हम लोग पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रकाश टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एक परफॉर्मा आपको बता देते हैं। इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ सिद्धांत जो अलग अलग साइंटिस्टों ने प्रकाश के संदर्भ में बताया है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल देखेंगे, प्रकाश की दोहरी प्रकृति को पढ़ेंगे कि प्रकाश तरंग होती है या फिर प्रकाश कण होता है। प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे, अपवर्तन के क्या उदाहरण हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन उदाहरण देकर भी पूछा जाता है कि ये प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो हम इनमें पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, क्या इसके उदाहरण है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखेंगे, इनके उदाहरणों को देखेंगे। फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एक ऑप्टिकल फाइबर आता है जो आपके एग्जाम में लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस ऑप्टिकल फाइबर को पढ़ेंगे, क्या इसके उपयोग हैं दैनिक जीवन में। प्रकाश तरंग का व्यतिकरण क्या होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, क्या इसके एग्जाम्पल हैं। और प्रकाश तरंगों का ध्रुवण। तो हम इन सभी पहलुओं को पढ़ेंगे, ये सभी अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई सुझाव हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी की जो क्लासेज हैं अलग अलग विषयों की, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की क्लासेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जा रही हैं, उसे देखकर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ये सभी क्लासेज बीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए बनाई जा रही हैं। हालांकि अगर आप किसी दूसरे स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो भी ये सभी क्लासेज समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, प्रकाश। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, उसके बाद हम अन्य पहलुओं को पढ़ेंगे। तो प्रकाश को अगर हम आसान भाषा में, सरल भाषा में कहें तो प्रकाश ऐसी किरणें होती हैं, ऐसी विकिरण होती हैं जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। वास्तव में जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं, वो टकराकर हमारी आंखों में जाती हैं, तो एक स्वस्थ मनुष्य की आंखें जो हैं किसी वस्तु को देख पाती हैं। किसके कारण? प्रकाश के कारण। तो प्रकाश एक प्रकार की विकिरण एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा ही है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। इस तथ्य को आप याद रखिए कि प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। जब हमने ध्वनि वाले टॉपिक को पढ़ा था तो उसमें तरंगों के बारे में भी पढ़ा था कि तरंगे बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। एक तरंग होती है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंगों को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग। फिर दूसरी तरंग होती है तरंगों में अयांत्रिक तरंग, जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते थे। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, इनके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं और इसकी खास विशेषता ये होती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे लंबवत रूप से किसी माध्यम में गमन करती हैं। इनके चलने का जो माध्यम होता है कुछ ऐसा होता है और ये निर्वात में भी चल सकती है। तो प्रकाश बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही संचारित होती है, जो एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ये तथ्य आपको याद रखना है प्रकाश के संबंध में। अब हम देखेंगे प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो अलग अलग साइंटिस्टों ने बताया है, क्योंकि एक विवाद है कि प्रकाश तरंग है या फिर प्रकाश कण है, यानी प्रकाश कणों के माध्यम के रूप में चलता है या फिर तरंग के रूप में चलता है। तो पहले जो अवधारणा थी सभी वैज्ञानिकों की, तो वो माना जा रहा था प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। लेकिन कुछ नई रिसर्च हुई और वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रकाश जो है तरंग और कणों दोनों के रूप में चलता है। तो इसे हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर सिद्धांत अलग अलग वैज्ञानिकों ने प्रकाश के संदर्भ में क्या बताया है। जैसे न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया प्रकाश के संबंध में, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। तो न्यूटन ने बताया कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं और ये सीधी रेखा में गमन करते हैं। तो न्यूटन का सिद्धांत क्या है? प्रकाश कणिका का सिद्धांत है। इन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वह अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है और ये सीधी रेखा में ये कण गमन करते हैं। दूसरा सिद्धांत है हाइजन का। हाइजन ने बताया कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत, यानी प्रकाश तरंगों से बना है। तो यहाँ पर हमने दो साइंटिस्ट को पढ़ा और ये साइंटिस्ट अलग अलग बातें प्रकाश के संदर्भ में कह रहे हैं। न्यूटन कहते हैं कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कण से बना है और ये सीधी रेखा में गमन करता है। वहीं हाइजन कह रहे हैं कि प्रकाश जो है वह तरंगों से बना है, इसलिए इनके सिद्धांत को कहते हैं प्रकाश का तरंग सिद्धांत। फिर आता है थॉमसन यंग का प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत। अभी हम आगे प्रकाश के व्यतिकरण को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि थॉमस यंग ने प्रकाश के संदर्भ में प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया है। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत को बताया है। फोटॉन सिद्धांत में आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। तो यह काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है आइंस्टीन का। इस सिद्धांत ने ही क्वांटम फिजिक्स को जो है जन्म दिया।
जो क्वांटम यांत्रिकी जिस पर आजकल लगातार रिसर्च चल रही है, बेसिकली आइंस्टीन ने जब प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत के बारे में बताया तो क्वांटम फिजिक्स का मार्ग जो है वह प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकत्व का गणितीय सिद्धांत, इसे मैक्सवेल ने दिया, इसे आपको याद रखना है। इस सिद्धांत के माध्यम से मैक्सवेल ने कहा कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बदलते स्वरूप के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है वही तरंगों की गति के लिए उत्तरदायी है। तो ये महत्वपूर्ण है, इन सभी सिद्धांतों को आपको याद रखना है और किस वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हमने इन सिद्धांतों से ये हमने देखा कि कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि प्रकाश कणों के माध्यम से चलता है, जैसे न्यूटन ने अपने प्रकाश कणिका सिद्धांत में बताया। इसी तरीके से आइंस्टीन ने भी प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत में बताया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। और वहीं हाइजन ने बताया कि प्रकाश तरंगों से बना हुआ है। तो इससे दो चीजें निकल कर आ रही हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति है वह दोहरी प्रकृति है, यानी प्रकाश तरंगों के रूप में भी संचारित होता है और किसी माध्यम में प्रकाश जो है वह कणों के रूप में भी संचारित होता है। तो इसे आप याद रखें, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, क्योंकि प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में संचारित होता है। इस तथ्य को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है, तो इसका जवाब होगा 8 मिनट 16 सेकंड। तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। इस तथ्य को याद रखिए, लगातार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम बात करें चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो आपका जवाब होगा 1 मिनट 28 सेकंड लगता है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। तो इन दोनों तथ्यों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, इन तथ्यों में हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है। यहां से भी आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वह निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरा इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में प्रकाश की चाल होती है 2.98 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरे नंबर पर यहाँ पानी लिखा हुआ है, तो पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसी तरीके से कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और हीरे में जो प्रकाश की चाल होती है वह 1.24 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से भी लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपको ये क्रम जरूर याद रखना है, ये क्रम महत्वपूर्ण है प्रकाश की चाल के संदर्भ में। तो प्रकाश की जो चाल होती है वह सर्वाधिक निर्यात में होती है, उसके बाद ये क्रम जो है वह बड़े से छोटे की ओर लिखा हुआ, यानी निर्वात में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल, उससे कम जो है हाइड्रोजन में, फिर हाइड्रोजन से कम प्रकाश की चाल पानी में, फिर पानी से कम प्रकाश की चाल कांच में, और उससे कम हीरे में होती है। तो आपको ये क्रम भी याद रखना है। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्रम देकर भी पूछा जा सकता है। अब हम प्रकाश से संबंधित देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। यहां से लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसे हम चित्र के माध्यम से आसानी से समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए एक चीज आप अवश्य याद रखें कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वह जब प्रकाश किसी अलग अलग माध्यम में प्रवेश करता है तभी यह होता है। यानी प्रकाश, अगर मान लीजिए प्रकाश का माध्यम पारदर्शी माध्यम है, दोनों माध्यम पारदर्शी हैं, तो प्रकाश जो है वह सीधे निकल जाएगा। लेकिन अगर प्रकाश जो है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है और वो दोनों माध्यम अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हमें प्रकाश का अपवर्तन देखने को मिलता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। तो हमने यहाँ पर दो माध्यम लिए, एक है विरल माध्यम, दूसरा है सघन माध्यम। जब प्रकाश किसी विरल में हमने हवा को ले लिया कि हवा एक विरल माध्यम होता है, और सघन माध्यम में हमने पानी को ले लिया, पानी एक सघन माध्यम है यहाँ पर। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश जो दोनों पृष्ठ ये प्रकाश के हैं और इसमें एक अभिलंब बना हुआ है, तो प्रकाश के दोनों पृष्ठ का जो अभिलंब है उसकी ओर यहाँ पर प्रकाश का झुकाव देखा जाता है। वहीं इसके दूसरी ओर जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश जो है अपने दोनों पृष्ठों पर अभिलंब से दूर हटता है। तो ये दो कंडीशन होती हैं प्रकाश के अपवर्तन के संदर्भ में। प्रकाश जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो यह अभिलंब से दूर हटेगा। ये तथ्य आपको याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रकाश है विरल माध्यम यानी हवा से अगर पानी में प्रवेश कर रहा है या हवा से कांच में प्रवेश कर रहा है तो प्रकाश का झुकाव होगा अभिलंब से दूर या अभिलंब के पास, और भी आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है प्रकाश का अपवर्तन एक ही कंडीशन में होगा जब प्रकाश का जो माध्यम होगा वह अलग अलग होगा। तो प्रकाश का दो माध्यम हो सकता है, एक विरल दूसरा सघन। जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा प्रकाश तो अभिलंब की ओर झुकेगा, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो यह अभिलंब से दूर हटेगा। तो आपको ये दोनों कंडीशन याद रखनी है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है, जो टेंडेंसी दिखाई देती है, वो बेसिकली इनके उदाहरणों से आती है। तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित
संबंधित कुछ उदाहरण हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिए। जैसे रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही संभव होता है। जल के अंदर पड़ी हुई कोई वस्तु वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। इसी तरीके से द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। इसे आप स्वयं जो है प्रैक्टिकल रूप से करके देख सकते हैं। आप किसी तालाब के किनारे जाइए जिसका पानी स्वच्छ हो और उसमें एक छड़ी लीजिए और उसको अंशतः यानी उसको आधी डुबोइए, तो आपको वो जो छड़ी है, वो जो लकड़ी होगी, वो टेढ़ी दिखाई पड़ेगी। तो ये बेसिकली प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। सूर्योदय से कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना या फिर जो अन्य उदाहरण है, इन उदाहरणों को देकर पूछा जाता है कि ये प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर अन्य ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये सभी उदाहरण हैं, ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित हैं। प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम दिया था वह स्नेल ने दिया था, इसे भी आपको याद रखना है। प्रकाश के अपवर्तन का नियम स्नेल ने दिया था। अब हम देखेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपको सबसे जो जरूरी तथ्य याद रखनी है, इसकी दो महत्वपूर्ण शर्तें होना जरूरी है अगर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। इसमें पहली शर्त क्या है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, और दूसरी शर्त है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। तो दो शर्तें क्या होंगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कि प्रकाश, हमने अपवर्तन में पढ़ा था, प्रकाश या तो विरल से सघन माध्यम में जाएगा तब अपवर्तन होगा, या फिर प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि प्रकाश जो है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जा रहा हो। दूसरा जो शर्त है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। क्रांतिक कोण जो होता है वह बेसिकली 90 डिग्री का कोण होता है। तो जब ये कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इस चित्र के माध्यम से हम फिर से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने की कोशिश करेंगे। जो इसमें चित्र नंबर 2 है, क्योंकि चित्र नंबर 2 में हम देख रहे हैं प्रकाश जो है वह सघन माध्यम में से विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो पहली शर्त तो इस चित्र से ये स्पष्ट हो रही है। दूसरा क्या है कि प्रकाश का जो आपतन कोण है वह क्रांतिक कोण से बड़ा हो। तो क्रांतिक कोण हमने क्या बताया, ये 90 डिग्री का कोण होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो टोटल कोण होता है ये 90 डिग्री का कोण होता है। तो जब ये प्रकाश सघन माध्यम से प्रवेश करेगा और अगर ये 90 डिग्री कोण से अधिक होगा तो हम देखते हैं ये जो प्रकाश है ये फिर से उसी सघन माध्यम में फिर से वापस आ जाएगा, यानी ये प्रकाश जो है वह आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शर्त क्या दूसरी बताई जा रही है कि क्रांतिक कोण से बड़ा हो। तो जब क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा आपतन कोण, तो ये फिर से जो प्रकाश है वह अपने ही माध्यम में वापस लौटकर आ जाएगा। तो यही होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी प्रकाश जो है पूरी तरीके से परावर्तित होकर अपने ही माध्यम में पुनः वापस आ जाती है। तो ये होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आई होप इसे आपने समझ लिया होगा। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण यहाँ पर वही होंगे जब किसी चीज को हम अत्यधिक चमकता हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रकाश की जो किरण है वह रिफ्लेक्ट होकर पुनः उसी माध्यम में बार बार वापस आ रही है, तो वो चीज क्या होगी, अत्यधिक चमकीली हो जाएगी। तो जब भी किसी चीज का अत्यधिक चमकना आपसे पूछा जाए, गेस कर सकते हैं कि वो चीज जो हो रही है, वो घटना जो हो रही है, वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही हो रही है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे हीरे का अत्यधिक चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। रेगिस्तान में मरीचिका तथा ठंडे देशों की जो मरीचिका दिखाई देती है, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। कांच के चटका हुआ भाग, देखते हैं कांच का टुकड़ा कोई चटक जाता है तो वह चमकीला दिखाई पड़ता है। पानी में पड़ी हुई परख नली, वो हमें चमकीली दिखाई देती है। कालिक से पोता हुआ गोला, यानी किसी डार्क ब्लैक कलर से किसी गोले को आप पोत दीजिए, पेंटिंग कर दीजिए, जब आप इसे दूर से देखेंगे तो चमकता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से पानी में भरे हुए बुलबुले जो होते हैं वो भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर होता है, ये पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो ये सभी उदाहरण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, इन्हें आप याद रखिए। प्रकाशिक तंतु, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु की जो खोज की थी वह चार्ल्स के काव ने की थी। इस तथ्य को भी याद रखना है कि जो ऑप्टिकल फाइबर था इसकी खोज किसने की थी, चार्ल्स के काव ने। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, लेजर किरण की खोज किसने की थी, तो आपका जवाब होगा टी.एच. मेनन ने लेजर किरण की खोज की थी और प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर की खोज की थी चार्ल्स के काव ने। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, हमने
ऊपर जब प्रकाश के सिद्धांतों को देखा था तब भी इस बात को जाना था कि जो प्रकाश होता है वह बेसिकली एक सरल रेखा में गमन करता है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत का उपयोग कर इसे वक्री मार्ग पर चलाया जा सकता है। तो हमने ऊपर भी देखा था कि जो प्रकाश होता है वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है या तो विरल से सघन माध्यम में जाता है, और ये प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गमन करता है। लेकिन हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन में देखा जो प्रकाश होता है वह इसकी दूसरी जो शर्त थी वह क्रांतिक कोण से जब अधिक हो जाता है आपतन कोण का मान, तो प्रकाश जो है फिर से रिफ्लेक्ट होकर अपने ही माध्यम में वापस आ जाता है। तो इस तरीके से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके हम प्रकाश को वक्री मार्ग पर चला सकते हैं। और इसी के कारण जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है इसमें हम देख पा रहे हैं ये ऑप्टिकल फाइबर है जिसमें प्रकाश जो है वह वक्री मार्ग के रूप में यहाँ पर चल रहा है। ये आप चित्र देख रहे होंगे, ये प्रकाश है और यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया गया है। यहाँ पर प्रकाश जा रहा है और फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर अपने ही माध्यम में वापस आ जा रहा है, फिर ऐसे प्रकाश यहाँ पर चल रहा है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग करके प्रकाश को जो है वक्री मार्ग पर चलाया जाता है और इसी के माध्यम का उपयोग करके यहाँ पर यह प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण किया जाता है। अब ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशिक तंतु का उपयोग कर सकते हैं विद्युत संकेत को प्रकाश संकेत में बदलकर प्रेषित करने तथा अभिग्रहण करने में। नेक्स्ट, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेज सकते हैं। प्रकाश संकेतों के दूर संचार में इसका उपयोग करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का। और मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में भी प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर के हमने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण उपयोग देखे, जिसमें प्रकाश संकेतों के दूर संचार में, शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में, विद्युत संकेत को प्रकाश संकेत में बदलकर प्रेषित करने तथा अभिग्रहण करने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में इस ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है। अंतःदर्शी जो इंडोस्कोप होता है वह बेसिकली मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र होता है। तो इंडोस्कोप इसके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। अगर आप शब्दों के अर्थ को अच्छे से समझ जाते हैं तो कुछ चीजें बहुत ही आसान हो जाती है। इंडोस्कोप अंतःदर्शी, अंतःदर्शी की मतलब क्या होता है, आंतरिक भागों को जब हम देखते हैं तो उसका अर्थ होता है अंतःदर्शी। तो शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है अंतःदर्शी यानी इंडोस्कोप जो यंत्र होता है। इसमें प्रकाशिक तंतु की बनी हुई प्रकाश नलिका का उपयोग किया जाता है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा आंतरिक अंगों का चित्र प्राप्त किया जाता है। तो जो इंडोस्कोप होता है इसकी जो नलिका होती है वो ऑप्टिकल फाइबर की बनी होती है और इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा आंतरिक अंगों का जो है हम चित्रण प्राप्त करते हैं और उन चित्रों के माध्यम से उन अंगों का हम परीक्षण करते हैं। जैसे कुछ इंडोस्कोपिक यंत्र हैं, फॉर एग्जांपल आरिस्कोप या फिर ऑटोस्कोप जिसे कहते हैं, ये आपके कान के आंतरिक भागों के निरीक्षण में काम आता है। इसी तरीके से गेस्ट्रोस्कोप जो होता है वह पेट के निरीक्षण के लिए, और जो ब्रोंकोस्कोप होता है वह गले व फेफड़े के निरीक्षण के लिए उपयोग में आता है। तो ये आपको याद रखना है कुछ इंडोस्कोप के उदाहरण, जैसे ऑटोस्कोप कान के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए, गेस्ट्रोस्कोप पेट के निरीक्षण के लिए, और ब्रोंकोस्कोप गले व फेफड़ों के निरीक्षण के लिए। लगातार क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, तो इन सभी तथ्यों को आपको याद करते जाना है। इन क्लासेज में आपको वही बताया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। EVOKIS यूट्यूब की क्लासेज जो है इसी उद्देश्य के साथ बनाई जाती हैं कि आपको ज्ञानी बनाने से ज़्यादा आपकी जो कट ऑफ है, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए ताकि आपका फाइनली सिलेक्शन हो। इन्हीं उद्देश्य को देखकर नए बदलते एग्जाम पैटर्न और एग्जाम की क्या डिमांड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अच्छे से एनालिसिस करके ही इन क्लासेस को बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट इन क्लासेज में फंसे, आपकी कट ऑफ क्लियर हो, आपका फाइनली सिलेक्शन हो। अन्य कुछ महत्वपूर्ण अब हम तथ्य देखेंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे दृश्य प्रकाश में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है तथा बैंगनी रंग में सबसे अधिक होता है। कारण क्या होता है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैंगनी का सबसे कम होता है। तो जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक हमेशा तरंगदैर्ध्य का उल्टा होता है। अगर किसी रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक है तो उसका अपवर्तनांक कम होगा, अगर तरंगदैर्ध्य कम है तो उसका अपवर्तनांक अधिक हो जाता है। यही कारण है कि जो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य होता है हम जानते हैं कि वह सबसे अधिक होता है, इसलिए दृश्य प्रकाश में लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। वहीं बैंगनी रंग में जो अपवर्तनांक होगा प्रकाश का वो सबसे अधिक होता है क्योंकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ताप बढ़ने पर अगर टेम्परेचर हम किसी माध्यम का बढ़ा देते हैं तो अपवर्तनांक क्या होता है, घट जाता है। यद्यपि ये जो अपवर्तनांक घटता है यह परिवर्तन बहुत ही थोड़ा होता है, ना के बराबर। तो इस तथ्य को भी आपको याद रखना है कि ताप बढ़ने पर समानता जो अपवर्तनांक की घटना है वह घट जाती है, लेकिन ये जो परिवर्तन होता है वह ना के बराबर होता है, बहुत थोड़ा होता है। आप जानते हैं कि जो कांच होता है वह एक पारदर्शी पदार्थ है, यानी जो प्रकाश होता है वह इस पारदर्शी पदार्थ यानी कांच से जो है वह आर पार निकल जाता है। लेकिन जब कांच से प्रकाश निकलता है तो जो विभिन्न विभिन्न प्रकाश के रंग होते हैं इनकी चाल इस माध्यम में
अलग अलग हो जाती है। तो कांच में जो बैंगनी रंग की चाल होती है वह सबसे कम हो जाती है। इसका कारण यही है कि इस पारदर्शी माध्यम में बैंगनी रंग का अपवर्तन क्या होता है, वह अधिक होता है। वहीं लाल रंग की सबसे अधिक चाल हो जाती है पारदर्शी माध्यम में, क्योंकि लाल रंग का जो अपवर्तन होता है इस पारदर्शी माध्यम में सबसे कम हो जाता है। तो प्रकाश के रंग का अपवर्तन पारदर्शी माध्यम में वह रंग की चाल के बिल्कुल विपरीत होता है, इसे आपको याद रखना है। जिस तरीके से तरंग दैर्ध्य अपवर्तनांक के विपरीत होता है, उसी तरीके से पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के रंग का अपवर्तन रंग की चाल के बिल्कुल विपरीत होता है। तो इन तथ्यों को बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, बिल्कुल भी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य है इंद्रधनुष में जो है परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। तो इंद्रधनुष में प्रकाश की ये सभी घटनाएं देखने को मिलती हैं, चाहे प्रकाश का परावर्तन हो, चाहे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, या अपवर्तन द्वारा जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, ये सभी घटनाएं जो हैं इंद्रधनुष में देखने को मिलती हैं। इसे भी आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की तीनों घटनाएं जो हैं किस माध्यम में या कहां पर देखने को मिलती हैं। अलग अलग ऑप्शन होंगे, तो आपका जवाब होगा इंद्रधनुष। अब हम प्रकाश के संबंध में पढ़ेंगे प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है, फिर इसके हम उदाहरण देखेंगे जहां से एग्जामिनर आपसे लगातार क्वेश्चन पूछता है। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का अर्थ है जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। उदाहरण जब आप इसका देखेंगे तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे जल की सतह पर फैली हुई किरोसिन की तेल यानी जो मिट्टी का तेल होता है, अगर किसी जल की सतह पर फैल जाता है और उसकी परत पर प्रकाश सूर्य के प्रकाश की विकिरण पड़ती है, तो जो केरोसिन मिट्टी के तेल की परत होती है वह हमें रंगीन दिखाई पड़ती है। आपने भी इसे देखा होगा। दूसरा इसमें इसके उदाहरण में देखते हैं कि साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना भी प्रकाश के व्यतिकरण का ही कारण है। तो दो महत्वपूर्ण हमने उदाहरण देखे प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण में। पहला, अगर जल की सतह पर मिट्टी का तेल पड़ा हुआ है तो उस पर प्रकाश पड़ता है तो मिट्टी की तेल की परत चमकती हुई दिखाई देती है, और साबुन के बुलबुले भी हमें रंगीन दिखाई देते हैं। इन सभी का कारण है प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण का। तो ये महत्वपूर्ण है। उदाहरण आप जरूर इन सभी घटनाओं का याद रखिए जो प्रकाश के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। उदाहरण ही ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछे जाएगा कि साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना प्रकाश की किस घटना से संबंधित है। अब हम प्रकाश से संबंधित पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, उसका प्रसार होना। तो प्रकाश का जो प्रसार होता है, प्रकाश जो फैलता है, वो बेसिकली प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में बहुत सारे धूल, धुएं, गैस के कण होते हैं जिनके माध्यम से जो प्रकाश होता है वह फैलता है। इसीलिए वायुमंडल में डिफरेंट की जो वस्तुएं, घटनाएं होती हैं वह अलग अलग रंगों की दिखाई देती हैं। इसमें जो तथ्य आपको याद रखना है कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वह तरंग दैर्ध्य के बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी जिस रंग का तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, और जिस प्रकाश के रंग की तरंग दैर्ध्य जितनी कम होगी उस रंग का प्रकीर्णन उतना ही अधिक होता है। यही कारण है कि हमने ऊपर पढ़ा था लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसलिए लाल रंग का जो है फैलाव वो अधिक नहीं हो पाता है, तभी लाल रंग जो है हम दूर से देख लेते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकाश फैलता नहीं है, वो संकुचित रहता है और वह हमें दूर से दिखाई देता है। और इसके अपोजिट जब हम बैंगनी रंग को देखते हैं तो बैंगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। यही कारण है कि जो बैंगनी रंग है वह बहुत तेजी से प्रसारित होता है, बहुत तेजी से वो फैलता है। यही कारण है कि जो आसमान होता है वह हमें नीला दिखाई देता है, समुद्र का जो जल है वो हमें नीला दिखाई देता है, क्योंकि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वह बैंगनी रंग में सबसे अधिक हो जाता है। तो आगे हम इसके कई उदाहरण देखेंगे जहां पर हम अलग अलग घटनाएं देखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में। तो प्रकाश का प्रकीर्णन बैंगनी रंग में सबसे अधिक व लाल रंग में सबसे कम होता है, क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। कुछ उदाहरण है प्रकाश के प्रकीर्णन के संदर्भ में, जैसे आकाश का रंग, समुद्र के जल का नीला दिखाई देना। ये प्रकाश के प्रकीर्णन के ही कारण होता है, क्योंकि बैंगनी नीला रंग बहुत तेजी से फैल जाता है। दूसरा, अगर हम उदाहरण देखें कि इसमें सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, क्योंकि आप जानते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पृथ्वी से जो सूर्य होता है वह अधिक दूरी पर होता है। जब अधिक दूरी पर किसी चीज को देख पा रहे हैं, अगर रंग देख पा रहे हैं कोई, तो वो रंग होगा लाल रंग। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, लाल रंग का फैलाव कम होता है, इसलिए वह अत्यधिक दूर तक दिखाई देता है। इसलिए सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना और दिन के समय सूर्य का सफेद दिखाई देना। कारण क्या है कि दिन के समय सूर्य की दूरी होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है और सूर्य हमें सफेद दिखाई देता है।
अन्य उदाहरणों में देखें तो चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति में वहां से आकाश जो है वह काला दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, बेसिकली हमने ऊपर बताया कि वायुमंडल में जो विभिन्न धूल, गैसेज, ये धुएं के कण होते हैं, वही प्रकाश के रंग को फैलाते हैं। लेकिन चंद्रमा पर जानते हैं कि वायुमंडल नहीं होता है, तो इस तरीके की गैसें, धूल, धुएं, गैस के कण जब चंद्रमा पर नहीं होंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है और वहां से जब हम आकाश को देखते हैं तो वह काला दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। तो बहुत ही आसान भाषा में हमने इस प्रकाश के प्रकीर्णन को देखा और उदाहरणों के माध्यम से इसको समझा। यहाँ से लगातार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, खासकर उदाहरणों के माध्यम से पूछा जाता है कि ये प्रकाश की किस घटना से संबंधित है। तो हमने सभी जो भी प्रकाश के संदर्भ में घटनाएं पढ़ी, चाहे अपवर्तन हो, चाहे परावर्तन हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, प्रकाश का व्यतिकरण हो या फिर प्रकाश के प्रकीर्णन हो, इन सभी में हमने महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखा जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो इन सभी उदाहरणों को समझते हुए ही इस टॉपिक को पढ़ना है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उन्हें आप सॉल्व कर ले जाएं। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश तरंगों का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स क्या होती है। तो प्रकाश तरंगों का जो ध्रुवण होता है, बेसिकली इसे आसान भाषा में समझेंगे हम। प्रकाश तरंग द्वारा तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर सममिति की कमी को प्रदर्शित करना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। अब इसे आप चित्र की मदद से समझिए। जो हम प्रकाश का कण देखते हैं, आप जानते हैं प्रकाश जो है वह चारों दिशाओं में ये फैला हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब प्रकाश जो चारों दिशाओं में फैला हुआ दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं आध्रुवित प्रकाश। आध्रुवित प्रकाश को अगर ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करना होता है तो हम पोलराइडों की मदद लेते हैं। जो पोलराइड होते हैं इस अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देते हैं। यानी जो प्रकाश ये अत्यधिक फैला हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो चारों तरफ प्रकाश जो है तरंग के रूप में संचरित हो रहा है, इसको जो है सममित कर देता है। यानी इस फैलाव को, प्रकाश के फैलाव में कमी को जो है प्रदर्शित करता है प्रकाश का ध्रुवण। यानी इन पोलराइडों की मदद से इस अध्रुवित प्रकाश को यहाँ ध्रुवित प्रकाश में बदला जा रहा है। और जो प्रकाश है आप देख रहे हैं लंबवत रूप से जो है एक ही दिशा में केवल हमें दिखाई दे रहा है, यानी प्रकाश जो है यहाँ पर फैलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब प्रकाश का फैलाव अत्यधिक नहीं होता है तो वो होता है ध्रुवित प्रकाश, यानी प्रकाश लंबवत दिशा में जो है सीधी रेखा में गमन करता हुआ दिखाई पड़ता है। जब प्रकाश चारों दिशाओं में फैला हुआ होता है तो उसे कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। इस अध्रुवित प्रकाश को पोलराइडों की मदद से ही ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट किया जाता है। तो प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? तो प्रकाश तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर जो सममित होता है, इसकी कमी को प्रदर्शित करना ही प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। अब इसके कहां कहां हम उदाहरण देखते हैं, कहां कहां इसके उपयोग देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। जैसे आप जानते हैं, अगर अध्रुवित प्रकाश के उदाहरणों में देखें तो विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि ये सभी अध्रुवित प्रकाश के उदाहरण हैं। यानी अगर आप मोमबत्ती जलाएंगे तो पूरा कमरा जो है वो रोशन हो जाता है। ट्यूबलाइट जलाते हैं तो चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। लेकिन ये जो ट्यूबलाइट हैं, ये विद्युत बल्ब हैं जिनसे रोशनी चारों ओर फैलती है, ये सामान्य तो ठीक है, कमरे के अंदर तो ठीक है, लेकिन जो कारों की लाइटें होती हैं, जो ध्रुवित प्रकाश में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। इसका कारण क्या है कि जब दो कारें एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा से आती हैं तो उनके प्रकाश के कारण चकाचौंध से दुर्घटना हो सकती है। यानी अगर प्रकाश की लाइट जो है वो चारों तरफ फैलेगी तो अगर आमने सामने से दो कारें आ रही हैं, दो परिवहन आ रहे हैं, तो अगल बगल की जो चीजें हैं वो हमें नहीं दिखाई देंगी प्रकाश के चकाचौंध के कारण, जिससे जो है दुर्घटना होने की खतरा बढ़ जाती है। इसे रोकने के लिए क्या करते हैं, कारों में जो है वह पोलराइडों का उपयोग करते हैं ताकि प्रकाश चारों ओर न फैले, वो केवल एक लंबवत दिशा में ही चले, ताकि अगल बगल की जो चीजें हैं, रोड पे जो कार के अगल बगल के जो परिवहन है वो भी हमें अच्छे से दिखाई पड़े। इसी पोलराइडों का उपयोग करके सिनेमा घरों में पोलराइडों के चश्मे पहनकर 3 विमाओं वाले चित्रों को देखा जा सकता है। तो ये कुछ उदाहरण देखिए हमने प्रकाश के ध्रुवण के संदर्भ में कि जो अध्रुवित प्रकाश होता है पोलराइडों की मदद से ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करते हैं। ध्रुवित प्रकाश वो होता है जहां पर प्रकाश लंबवत दिशा में एक रेखीय गति से जो है गमन करता है, यानी प्रकाश जो है अत्यधिक यहाँ फैला हुआ नहीं दिखाई देता है। अध्रुवित प्रकाश होता है प्रकाश का चारों ओर फैलना, ध्रुवित प्रकाश होता है प्रकाश का लंबवत दिशा में एक दिशीय कंपन करना। विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट ये सभी अध्रुवित प्रकाश हैं। जो कारों में लाइटें लगाई जाती हैं पोलराइडों की मदद से, ये अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करती हैं ताकि जो चकाचौंध के कारण दुर्घटना हो सकती है वो ना हो सके। अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लासेस के साथ में। जब तक पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, आगे बढ़ते रहें। जो भी क्वेरीज हो, जो भी समस्या हो पढ़ाई से संबंधित, कमेंट बॉक्स में पूछिए। जय हिंद।